डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमने जो पार्ट 1 था उसमें राव मालदेव के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से राव मालदेव ने अनेक जो अपने सिंहासन पर बैठने के टाइम उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किन किन तरहों से उसने विजय प्राप्त की। और न सिर्फ विजय प्राप्त की बल्कि उसने काफ़ी साम्राज्य विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में जो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया वो राव मालदेव ने किया। अब हमें इस चीज़ को देखना है कि उसने जो शत्रु बनाए थे अपने, उसका हमने कल ही पता लगा लिया था कि शेरशाह उसका शत्रु बन रहा था। उसके अलावा हुमायूं और अकबर के साथ उसने कैसी नीति अपनाई, तो उसको आज हमें पढ़ना है। तो हमें आज ये पढ़ना है कि शेरशाह, हुमायूं और अकबर के साथ उसने किस तरह से नीति अपनाई। शेरशाह के साथ उसका संघर्ष भी हुआ। तो इससे पहले कि हम टॉपिक में आगे बढ़ें, हमारा जो डेली अनाउंसमेंट होता है कि कोविड-19 का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, अपने क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो सारे हेल्थ प्रिकॉशंस हैं वो रखें। कोई आवश्यक कार्य न हो तो बाहर न जाएं। अगर आवश्यक कार्य हो तो अपने अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और स्टेट और सेंटर की जो गाइडलाइंस टाइम टाइम पर आती रहती हैं उनका पालन करें। तो इस तरह से हम इस कोविड-19 पेंडेमिक से दूर रह सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं राव मालदेव की ओर। कल हमने पढ़ा था कि हुमायूं, राव मालदेव और जो शेरशाह किस तरह से आपस में टकराने वाले थे। अब आज हम पढ़ेंगे कि राव मालदेव और हुमायूं के बीच के संबंध थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हुमायूं बिलग्राम और चौसा के युद्धों में शेरशाह से पराजित हो चुका था और इधर उधर भटक रहा था। लगभग वो आपस में शरण के लिए सिंध में उस समय था। जब ये उस समय की बात है तो 1541 के करीब की बात, जब शेरशाह बंगाल अभियान पर गया हुआ था तो हुमायूं को मालदेव ने सहायता का संदेश भिजवाया। अब ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसको पता था कि अगर हुमायूं की सहायता से अगर वो शेरशाह पर आक्रमण करे तो हो सकता है कि शेरशाह के आने में वक्त लग जाए और वो मालदेव और हुमायूं आपस में किसी भी तरह राज्य को प्राप्त कर लें। चूँकि मालदेव शेरशाह को परास्त करना चाहता था, अतः इसमें वह हुमायूं को सहयोग देकर उसका राज्य दिलवाना चाहता था। इससे शेरशाह का खतरा भी टल जा रहा था और हुमायूं भी मालदेव का आभारी बना रह सकता था। तो इस कार्य से वो दो उद्देश्य साधना चाहता था। एक तो शेरशाह के खतरे को भी टालना चाहता था, क्योंकि हुमायूं भी बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ था। उसके पास भी एक सेना तो थी, शक्तिशाली सेना थी, और प्लस शेरशाह का खतरा मालदेव को नज़र आ ही रहा था और उसके राज्य विस्तार में जो सबसे बड़ा खतरा था वही था। अब हुमायूं के पास जब संदेश गया तो उस समय तो उसने इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी ख़राब भी नहीं हुई थी। तो हुमायूं ने मालदेव की सहायता उस समय स्वीकार नहीं की। लेकिन जैसे ही उसकी स्थिति कमज़ोर हुई तो हुमायूं को मालदेव की सहायता की याद आई और उस समय वह मारवाड़ तक आया और उसने अपने जो दूत अतका खान उसको भेजा।
लेकिन इस समय मारवाड़ में स्थिति बदल चुकी थी। यानी जब तक हुमायूं ने मालदेव की सहायता प्राप्त करनी चाहिए तब तक मारवाड़ में स्थिति बदल चुकी थी। अब वहाँ पर मालदेव ने उसको कोई जागीर देने का कोई वादा नहीं किया और वो हिचकिचा ही रहा था उसमें। अब हुमायूं को ये सूचना भी मिली कि शेरशाह के प्रलोभन में आकर मालदेव उसको बंदी बनाना चाहता है। ये सूचना पुस्तकालय अध्यक्ष, जो हुमायूं का पुराना पुस्तकालय अध्यक्ष था, मुल्ला सुर्ख, उसने उसको दी थी। तो उसको ये सूचना मिली कि शेरशाह ने मालदेव को प्रलोभन दिया है और उसको बंदी बनाना चाहता है। लेकिन तो इस समय इससे उसने अमरकोट के राणा के पास शरण प्राप्त की। हुमायूं चला गया अमरकोट। अब मुगल बादशाह, मुगल जो इतिहासकार थे जो बाद में हुए, उन्होंने सभी मुगल इतिहासकारों ने मालदेव पर आरोप लगाया है कि जो मालदेव था वो हुमायूं के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लेकिन स्थिति ये थी कि जब मालदेव ने सहायता के लिए कहा था तब मालदेव की स्थिति वास्तव में अच्छी थी और वो सहायता दे सकता था। लेकिन उस समय हुमायूं ने स्वीकार नहीं की, और जब हुमायूं ने स्वीकार की तो मालदेव की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो हुमायूं को शरण दे सके। तो इस तरह जो हुमायूं ने जो देर की उसका नतीजा उसको ये मिला कि उसको अमरकोट में जाकर शरण में रहना पड़ा। इसके बाद शेरशाह और मालदेव में जो संघर्ष था उसकी पृष्ठभूमि किस तरह से थी। इन दोनों में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था क्योंकि इसके कई कारण थे। पहला कारण था कि ये दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, ये दोनों ही राज्य का विस्तार करना चाहते थे और एक बड़े राज्य के स्वामी बनना चाहते थे। दूसरा, इन दोनों के राज्यों की सीमाएं आपस में मिल रही थी। और इसके बाद शेरशाह ये मान रहा था कि हुमायूं को मालदेव ने जाने दिया और बंदी नहीं बनाया। शेरशाह ये मान रहा था कि मालदेव के पास मौका था कि हुमायूं को बंदी बना ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि मालदेव ने मेड़ता और बीकानेर पर आक्रमण किए थे, तो मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल, उन दोनों को निष्कासित कर दिया था। तो ये दोनों शेरशाह से मदद मांगने के लिए गए मालदेव के विरुद्ध। अब शेरशाह ने देखा कि ये जो राठौड़ हैं ये आपस में ही उलझे हुए हैं, तो इनकी आपसी फूट का फ़ायदा ये शेरशाह उठाना चाहता था। तो इस तरह से शेरशाह और मालदेव में जो संघर्ष था वो होना ही था। अब इन दोनों के बीच संघर्ष का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ग्रीष्ममेल का युद्ध। ये युद्ध 1544 में हुआ था, 1544 में। शेरशाह ने अजमेर की ओर कूच किया। अब शेरशाह ने इस बार जानबूझकर रास्ता बदला क्योंकि उसको पता था कि जो भी प्रमुख रास्ते हैं, जो भी शॉर्टकट्स हैं, उस पर मालदेव की कड़ी मोर्चेबंदी है। वो गिरी नामक स्थान पर पहुंच गया क्योंकि उसको पता था कि मालदेव को परास्त करना आसान नहीं है। अतः उसने चालाकी से काम लिया और मालदेव के विश्वस्त सरदारों को संदेह में फंसाने का प्रयास किया। अब चूंकि शेरशाह को पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मालदेव को उसके ही घर में हरा दिया जाए, क्योंकि मालदेव और शेरशाह लगभग बराबर थे। न शेरशाह अधिक शक्तिशाली हुआ था
और न मालदेव बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। शेरशाह की केंद्रीय शक्ति ज़रूर था, मगर इसके बावजूद भी मालदेव अत्यंत शक्तिशाली था। और जब ये बात थी कि मालदेव के खुद के क्षेत्र में ये युद्ध हो रहा था, तो इस कारण मालदेव की ताकत और बढ़ जाती थी। तो इसने चालाकी से काम लिया। इसने ये किया कि मालदेव के मन में जेता और कूपा के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया। अब इस संदेह के वशीभूत होकर मालदेव ने सोचा कि कहीं जेता और कूपा मेरे प्रति विश्वासघात न कर दें। तो उसके डर से उसने रात को ही वो अपनी जो मुख्य सेना थी वो लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन जेता और कूपा वहाँ डटे रहे। उधर शेरशाह ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण के दौरान जेता और कूपा ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन शेरशाह का एक सेनापति नई सेना लेकर आ गया। हालांकि यह युद्ध जीतने में शेरशाह को काफ़ी कठिनाई हुई। उसने सोचा कि केवल मालदेव के इतने कुछ सरदार बचे हैं और इस युद्ध को जीतने में मुझे इतनी कठिनाई हुई है। शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। वो इसी युद्ध के लिए कहा था कि सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र के लिए मैं लगभग हिंदुस्तान की बादशाहत खोने की कगार पर आ गया था। इस युद्ध में मैं पराजित होने ही वाला था। तो जब केवल जेता और कूपा के सैनिकों के द्वारा इतना शानदार युद्ध लड़ा गया, तो अगर मालदेव अपनी मुख्य सेना के साथ रहता तो ये युद्ध आराम से हो सकता है कि मालदेव जीत भी जाता। ये शेरशाह के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता। उसने तो आखिर में शेरशाह ने युद्ध जीत लिया गिरिसुमिल का 1544 में, लेकिन ये अधिकार अधिक समय तक बना नहीं रह सका और लगभग 1.5 साल बाद मालदेव ने अपने क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया। इसके बाद मालदेव और अकबर का जो संबंध था वो किस तरह से था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का स्वामी बना। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो उत्तर भारत को अपने साम्राज्य के अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत था। सिंहासन पर बैठते ही उसने मेवात के हाजी खान के विरुद्ध सेना भेजी। अभी हाजी खान कौन है? हाजी खान शेरशाह का व्यक्ति था। तो सिंहासन पर बैठते ही उसने मेवात के हाजी खान के विरुद्ध सेना भेजी और उसके क्षेत्र को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब हाजी खान अकबर अलवर से भागकर महाराणा की शरण में चला गया और महाराणा ने उसको अजमेर सौंप दिया, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में वैमनस्य हो गया और हरमाड़े का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मालदेव की सहायता से उसने मेवाड़ की सेना को पराजित कर दिया। हरमाड़े के युद्ध के कुछ दिन बाद ही अकबर ने अजमेर को जीतने के लिए भी सेना भेज दी। तो हाजी खान अजमेर से भागकर जैतारण आ गया। अजमेर पर अधिकार जमाने के बाद मुगल सेना हाजी खान का पीछा करते हुए जैतारण भी आ गई। तो क्योंकि मालदेव इस समय मुगलों से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मुगल सेना काफ़ी उस समय मजबूत थी अकबर के नेतृत्व में, तो इसलिए जैतारण पर मुगलों का अधिकार हो गया और इस तरह मारवाड़ में भी मुगलों का प्रवेश हो गया। इसके बाद मुगलों ने मेड़ता पर किस तरह से अधिकार किया। मालदेव से परास्त होने के बाद जयमल राठौड़ अकबर की शरण में गया और उससे मेड़ता दिलवाने की प्रार्थना की। मालदेव ने तो अकबर ने यह आज्ञा दे दी। मालदेव ने अपने पुत्र चंद्रसेन को एक सेना के साथ मेड़ता की तरफ भेजा, किंतु उससे ये भी कहा कि अगर शत्रु पक्ष प्रबल हो तो युद्ध को टाल देना। चंद्रसेन जो था उसने स्थिति देखी और उसने सोचा कि युद्ध नहीं करना चाहिए और वो अपनी सेना के साथ, मुख्य सेना के साथ वापस लौट आया। लेकिन उसके साथ राठौड़ देवीदास और सावलदास भी थे,
जिन्होंने युद्ध को लड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा और अपने सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। मेड़ता पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर ने इसको जयमल को सौंप दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अकबर जयमल से रुष्ट हो गया और मेड़ता को जगमाल को सौंप दिया। जो जगमाल को मेड़ता दे दिया गया और इससे रुष्ट होकर जयमल महाराणा उदय सिंह के पास चला गया। 7 दिसंबर 1562 ईस्वी को मालदेव का स्वर्गवास हो गया। मालदेव के बारे में ये कहा जाता है कि मालदेव सौभाग्यशाली रहा कि ये जो मुग़लों ने जिन्होंने लगभग पूरे राजपूताने पर कब्ज़ा कर लिया, ऐसे दिन मालदेव को नहीं देखने पड़े। तो इस तरह से मालदेव का जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है।